देखिए जो अगला हेडिंग है हमारा, उस हेडिंग का नाम क्या है? सेल डिवीजन। जो अगला हेडिंग है हमारा वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ठीक है। अब सेल डिवीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम याद दिला दें। हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी? सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया? और वो था क्या? स्क्लेडन एंड स्वान। तो देखिए यहाँ पे लिखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको। देखिए सेल डिवीजन में से पहले हम ये पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी के बारे में एक लाइन बस हम आपसे बता दें कि सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय तो स्क्लेडन एंड स्वान। स्क्लेडन एंड स्वान प्रपोज्ड, इन्होंने क्या प्रपोज किया? प्रपोज्ड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी के दो पॉइंट्स थे, टू टीनेट्स थे, ठीक है, विथ टू टीनेट्स। विथ टू टीनेट्स। दो पॉइंट उन्होंने बताया था, ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। दूसरी और तीसरा जो पॉइंट इसमें ऐड किया था वो रुडोल्फ वर्चाउ ने ऐड किया था, ठीक है। तो इसमें हम अगला पॉइंट यही लिखने वाले हैं, द थर्ड टीनेट, द थर्ड टीनेट, थर्ड टीनेट was added in cell theory by, क्या नाम था उसका? रूडोल्फ वर्चाउ। तो रूडोल्फ वर्चाउ ने थर्ड पॉइंट ऐड किया था, एंड द थर्ड पॉइंट वाज, थर्ड पॉइंट क्या था? एंड द थर्ड tenet was theory of cell lineage। सेल lineage, थ्योरी ऑफ सेल lineage इन्होंने दिया था। और अकॉर्डिंग टू दिस और इस सेल lineage के हिसाब से क्या है कि न्यू सेल, याद आ रहा है पॉइंट? न्यू सेल arises from pre-existing cell by किसके थ्रू? बाय सेल डिवीजन। मतलब उन्होंने क्या चीज बताई? ओमनिस सेल्यूले सेल्यूला, न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो सेल मौजूद है उसी से नया सेल बनता है। कैसे बनता है? तो बाय द डिवीजन ऑफ द सेल, उस सेल में डिवीजन हो जाता है और उससे नया सेल बनता है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ सेल लिनेज। सेल लिनेज की थ्योरी कहलाती है ये। और इस पॉइंट को रूडोल्फ वर्चाउ ने किसमें ऐड किया? सेल थ्योरी में ऐड किया। तो सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रूडोल्फ वर्चाउ by the addition of the third tenet, and the third tenet is known as theory of cell lineage। जो तीसरा पॉइंट उन्होंने ऐड किया, उस तीसरे पॉइंट को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ सेल लिनेज। और ये क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि जो नया सेल है, द न्यू सेल
will arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो सेल मौजूद हैं उसी में जब डिवीजन होता है तो उससे नया सेल बनता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के थ्रू ये सारे प्रोसेसेस होते हैं और एक से नया सेल बनता है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यहां तक क्लियर है आप लोग? तो देखिए इसको जो है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए, तो इसका मतलब जो है ओमनिस सेलुले सेलुला, यही था इनका कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इसी चीज को ओमनिस ओमनिस सेल्यूले सेल्यूले और सेलुला। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो सेल डिवीजन है ये कितने तरह के होते हैं, अगर इसकी हम बात करें तो जो सेल डिवीजन है, दिस सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन जो है दो तरह के होते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। अब वो कौन कौन सा है? तो देखिए, जो पहला जो सेल डिवीजन है, ठीक है, फर्स्ट वन, उसको हम कहेंगे माइटोसिस। माइटोसिस। और जो दूसरा होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं मियोसिस। ठीक है, तो सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं। वन इज माइटोसिस, अनदर वन इज मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस ये दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि यहाँ पे पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए हम लिख रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन, तो पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, ये बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ देखिए एक एक करके आपको बता रहे हैं कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो माइटोसिस है ये एक ऐसा न्यूक्लियर डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है। इस चीज को आप ध्यान में बैठा लीजिए, दिमाग में इंस्टिल कर लीजिए कि माइटोसिस एक ऐसा न्यूक्लियर डिवीजन है, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन मियोसिस क्या होता है? ये एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, meiosis is a type of nuclear division in which the chromosome number is reduced to half, आधा हो जाएगा। जैसे ह्यूमन में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं। तो अगर माइटोसिस हो जाएगी सेल में तो कितने बनेंगे? तो 46 ही बनेंगे। लेकिन अगर मियोसिस हो जाएगा तो कितने बनेंगे? एकदम हाफ हो जाएगा, मतलब 23। तो जो सेल बनेगा उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे कि माइटोसिस ये क्या है? दिस माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ nuclear division in which chromosome number remains constant। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया?
while meiosis is a type of nuclear division in which chromosome number is reduced to half. ये क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो कि इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज कीजिए ये 2n है, इसमें मियोसिस अगर हो गया, माइटोसिस अगर हो गया, माइटोसिस हो जाएगा ये 2n, ऐसे रह जाएगा। ठीक है, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। और अगर मान लीजिए यही जो है वो इसमें सपोज कीजिए आपको क्या हो गया, मियोसिस हो गया, इसमें इस सेल में अगर मियोसिस हो गया तब क्या हो जाएगा, तब ये जो सेल बनेंगे ये एन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, दिस इज व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, ये होता है। और ये है कांस्टेंट और नो चेंज। है ना, ये इस तरह से होता है। और उसके बाद देखिए इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, अगर हम ये ले लेते हैं ऐसे, मतलब अगर हम मियोसिस ले लेते हैं तो देखिए जब मियोसिस ले लेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास। ठीक है, कि मियोसिस में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और माइटोसिस में क्या है, 2n ही रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि प्रोडक्ट देखें, अगर मियोसिस में कितने बनेंगे, कितने डॉटर सेल बनेंगे, मियोसिस में 4 बनते हैं, कितने बनेंगे, 4, है ना। और माइटोसिस में कितना बनेगा, माइटोसिस में 2 बनेंगे। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है। वो हमारा जो टॉपिक था वो था डिफरेंस बिटवीन बिटवीन माइटोसिस एंड माइटोसिस एंड मियोसिस। इन दोनों में हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे। तो जो पहला डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि माइटोसिस क्या है, माइटोसिस माइटोसिस is a type of is a type of न्यूक्लियर डिवीजन। ये एक ऐसा न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन in which chromosome number chromosome number remains constant, remains constant।
ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर इसमें कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलेगी। ठीक है, तो आपको लेकिन माइटोसिस क्या मियोसिस क्या है, वाइल मियोसिस meiosis is a type of न्यूक्लियर डिवीजन, ये ऐसा न्यूक्लियर डिवीजन है डिवीजन in which क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, इज रिड्यूस्ड टू हाफ, इज रिड्यूस्ड टू हाफ। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है ना। तो ये पहला डिफरेंस था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बेटा, कल तो ये पॉइंट हम बता चुके थे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर आधा कैसे होता है, वो देखिए, सपोज करते हैं ये एक सेल है, ठीक है, और ये 2n है, 2n मीन्स डिप्लॉयड नंबर है इसमें। अब क्या होगा इसमें, अगर मान लेते हैं इसमें माइटोसिस होती है, इफ देर इज माइटोसिस, अगर सपोज कीजिए माइटोसिस हो जाएगा तो इसमें दो सेल बनेंगे इस तरह से, और दोनों में क्या होगा, दोनों में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो नहीं बदलती है, तो ये इस तरह से ऐसे होगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर देखिए एकदम बराबर है, इसलिए क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पे नहीं बदल रही है। लेकिन अगर यही जो है सपोज कीजिए मियोसिस हो जाता है, इफ इट इज मियोसिस, अगर सपोज करते हैं ये मियोसिस है, मियोसिस है, तब क्या हो जाएगा, जो मियोसिस 1 होता है उसमें, और यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस 1, ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है मियोसिस 1। तो जब मियोसिस 1 में देखेंगे तो ये क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हाफ हो जाता है एन, ये ऐसे हाफ हो जाता है, ठीक है एन। और उसके बाद फिर क्या होगा इसमें, फिर यहाँ पे मियोसिस 2 हो जाता है ऐसे, और यहाँ भी ऐसे मियोसिस 2 हो जाएगा, इस सेल में भी डिवीजन हो जाएगा, तो ये है मियोसिस 2, मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में क्या हो जाता है, ये एकदम माइटोसिस के जैसा होता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, वो नहीं बदलेगी। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है मियोसिस दो स्टेज में कंप्लीट होती है, एक को कहते हैं मियोसिस 1, और जो मियोसिस 1 है वो उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और जो मियोसिस 2 होता है ये एकदम माइटोसिस जैसा होता है, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है, तो इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और हम लिख दे रहे हैं इसको, कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस 1 को इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं, रिडक्शनल
रिडक्शनल डिवीजन इसे कहते हैं। ठीक है। और जो मियोसिस सेकंड होता है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन इसे कहते हैं। बस समझ में आई आप लोगों को? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मियोसिस दो पार्ट में होता है, ठीक है। मियोसिस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेज में होता है। तो वो स्टेप हम यहां लिख दे रहे हैं आपको, आपकी क्लियरिटी के लिए, और क्लियरिटी के लिए आपको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? ठीक है। तो देखिए ये जो है सेकंड पॉइंट क्या होगा कि स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन की बात कर लें अगर, ठीक है, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। तो किन किन स्टेज में कंप्लीट होता है जरा उसको देखें। तो देखिए ये जो माइटोसिस है, ये जो माइटोसिस है ये 4 स्टेजेस होते हैं, कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में ये कंप्लीट होता है, ठीक है। कौन कौन से हैं तो देखिए उसका हम नाम लिख रहे हैं। पहला जो स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है। दूसरा जो स्टेज है उसे कहते हैं मेटाफेज, मेटाफेज, ठीक है। तीसरा जो स्टेज है उसे कहते हैं एनाफेज, एनाफेज, ठीक है। और जो चौथा स्टेज है इसे हम लोग कहते हैं टीलोफेज, टीलोफेज। तो देखिए ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें माइटोसिस क्या होती है, वो कंप्लीट होती है। तो माइटोसिस इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां तक तो क्लियर है, इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब इसके बाद जो क्या कहते हैं मियोसिस है, ठीक है। दिस मियोसिस, मियोसिस, और इसको हम क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड इन, कंप्लीटेड इन टू मेजर, टू मेजर स्टेप्स। 2 मेजर स्टेप्स हैं इसमें, और वो कौन कौन से हैं तो देखिए जो पहला है उसे हम कहते हैं मियोसिस 1, मियोसिस 1, ठीक है। और मियोसिस 1 को अभी हमने बताया क्या कहते हैं, इसे इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहीं पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। दिस इज रिडक्शनल, ठीक है, डिवीजन होता है इसे, ठीक। और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं मियोसिस 2,
मियोसिस सेकेंड। ठीक है, और जो मियोसिस सेकेंड है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, बात समझ में आ गई। तो मियोसिस दो स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मियोसिस वन और मियोसिस टू, दो स्टेजेस होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए ये जो मियोसिस वन है, देखिए ये जो मियोसिस फर्स्ट है, इसमें सब स्टेजेस कौन कौन से होंगे। तो देखिए इसमें होता है, पहला है, पहले को हम कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, और ये सबसे लंबा स्टेज होता है और इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। एक को कहते हैं लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, ठीक है, ये एक स्टेज है। दूसरे को कहते हैं जाइगोटीन, जाइगोटीन। तीसरे को कहते हैं पैकिटीन, पैकिटीन, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। और फिर इसके बाद जो है एक और होता है, इसको कहते हैं डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हो जाएगा वो मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। चौथा हो जाएगा मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, टिलोफेज फर्स्ट। ये स्टेजेस हैं, एकदम वैसे ही रहेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब वही वही रहेंगे, इसमें वन वन हो जाएगा। और सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है ना वो प्रोफेज होता है, प्रोफेज फर्स्ट। इसमें 5 सब स्टेजेस होते हैं उसके बाद। और उसके बाद जो है ये ये तो हो गया मियोसिस फर्स्ट। उसके बाद मियोसिस अगर सेकंड की बात करेंगे, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस सेकंड में क्या क्या हो जाएगा। देखिए पहला हो जाएगा प्रोफेज सेकंड, एकदम सेम उसी सीक्वेंस में है, प्रोफेज सेकंड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। तीसरा हो जाएगा एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। और चौथा हो जाएगा टेलोफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। तो इस तरह से ये सारे स्टेजेस हैं, कितने स्टेज में कंप्लीट होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है कि मियोसिस कितने स्टेजेस में होंगे और माइटोसिस कितने स्टेजेस में होते हैं। अब देखिए आपको देखने ही से लग रहा होगा कि मियोसिस में इतने सारे स्टेप हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो मियोसिस जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू
माइटोसिस। माइटोसिस बहुत सिंपल तरह से होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे मियोसिस को, तो मियोसिस क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो दो डिफरेंस तो ये हो गया। तीसरा डिफरेंस ये देखिए कि माइटोसिस में कितने सेल बनते हैं। तो देखिए माइटोसिस में आप देखे होंगे कि हमने 2 सेल बनाया था, तो 1 से 2, तो सिर्फ 2 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। और मियोसिस में अगर देखें तो कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो ये अगला डिफरेंस है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए, तीसरा डिफरेंस है, वो है मियोसिस, माइटोसिस। माइटोसिस results in the formation of two identical daughter cells. Two identical daughter cells, दो बनते हैं इसमें। while meiosis results in the formation of कितने सेल बनेंगे, 4 नॉन आइडेंटिकल सेल्स। 4 नॉन आइडेंटिकल, इसमें 4 बनेंगे और नॉन आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो मियोसिस रिजल्ट करता है फॉर्मेशन में चार चार सेल, और चारों क्या होंगे, नॉन आइडेंटिकल होंगे। माइटोसिस में 2 बनेगा, दोनों आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। अच्छा, माइटोसिस में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, लेकिन मियोसिस में क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन आएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, नो वेरिएशन arises इन माइटोसिस। माइटोसिस में कोई वेरिएशन नहीं आता है, माइटोसिस, ठीक है। बट जेनेटिक वेरिएशन arises in meiosis मियोसिस में जेनेटिक वेरिएशन अराइज होता है, ठीक है। arises due to crossing over in Pachytene stage of meiosis 1, of meiosis of prophase 1,
प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, मियोसिस वन। ठीक है, जो अभी आपको बताया था ना पैकेटीन स्टेज, तो उसी पैकेटीन स्टेज पे क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट के क्रॉसिंग ओवर हो जाता है जीन्स में, क्रोमोसोम्स में, फादर और मदर के। तो इससे क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन एराइज होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। और पांचवा एक लास्ट डिफरेंस जो है कहां होता है उसको आपको बता दे रहे हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। हो गया बेटा? तो यहां तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट? देखिए अब जो है पांचवा जो डिफरेंस है, व्हाट इज द फिफ्थ डिफरेंस, पांचवा ये है कि कहां होगा। तो माइटोसिस अकर्स इन, माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स, ये सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है, वाइल मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल, ये कहाँ होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, या इसी को कहेंगे सेक्स सेल्स। ठीक है, तो माइटोसिस सेक्स सेल्स ऑफ गोनेड्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, या गोनेड्स। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, देखिए ये जो है इसमें दो होगा, एक तो होगा मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, या इसी को हम क्या कहते हैं, मेल गोनैड कहते हैं, मेल गोनैड कहेंगे। और ये क्या होता है, इट इज टेस्टिस, तो ये टेस्टिस में होगा। और दूसरा जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसी को हम कहते हैं फीमेल गोनैड, इसी को क्या कहते हैं, फीमेल गोनैड। और ये जो है ये क्या होता है, दिस इज ओवरी। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो बात समझ में आ गई कहां पे होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मियोसिस है ये हमेशा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो ह्यूमंस के केस में ये जो सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी में होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें मियोसिस जो है प्लांट्स में कहां होगा, तो प्लांट्स में वो फ्लावर्स में होगा। ठीक है, प्लांट्स में कहां पे होगा, प्लांट्स में फ्लावर्स में होता है। तो फ्लावर में जो एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये मियोसिस का प्रोसेस होता है। बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? यहां तक आप लोग बातें क्लियर हैं? ठीक है, तो ये हमारा मियोसिस और माइटोसिस है।
इसके बाद जो है आपके लेवल तक इतनी ही चीजें हैं। हालांकि जो देखिए जो सेकंड स्टेप मैंने बताया है ना कि कितने स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं, वो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। वो आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया ताकि आप आगे जब पढ़ें तो दिक्कत ना आए। ये चीजें आपको समझ में आए कि अच्छा नहीं ये पहले से हमने पढ़ा है, इतने इतने स्टेजेस में होते हैं। तो डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो सेकंड जो पॉइंट है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी पॉइंट्स को क्या है आपको मेंशन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यहां तक क्लियर है? न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट होंगे? तो देखिए यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? तो देखिए इसमें पहला होगा आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहला जो पार्ट है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो दूसरा पार्ट है जिसका ये बना होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है कैरियोप्लाज्म। इसका दूसरा नाम है कैरियोप्लाज्म, या इसको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। कैरियोलिम्फ। तो इस तरह से न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती हैं, दो कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस के। एक को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और दूसरे को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये देखिए ये जो न्यूक्लियस है इसको हम यहाँ पे थोड़ा और शॉर्टकट में लिख दें। ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें दो चीजें होंगी। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, और प्लस इसके साथ क्या होगा, वो कैरियो प्लाज्म होता है, ठीक है। और इस कैरियोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं कैरियोप्लाज्म में। एक को कहेंगे हम क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं, याद आ रहा है क्या कहते हैं? इससे पहले भी मैंने बताया था। तो कैरियोप्लाज्म में दो चीजें होंगी, एक क्रोमैटिन होगा और दूसरा न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस। तो ये दो चीजें पाई जाती हैं। यहां तक बेटा आप लोगों को क्लियर है? इज दैट क्लियर? आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आया? चलिए ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? तो इसके बाद देखिए, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में एक दो पॉइंट आपको बता देते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ, ये एक तरह का मेम्ब्रेनस बाउंड्री होता है। इज अ मेम्ब्रेनस बाउंड्री that separates बाउंड्री दैट सेपरेट्स, जो किसको किसको अलग करता है? दैट सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म या इसी को हम कह लें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस या कह लीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है, ये एक बाउंड्री होती है
ठीक है। तो और जब बाउंड्री होती है तो चीजें सेपरेट हो गई, तो ये क्या करेगा, इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का इन एंड आउट, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। तो न्यूक्लियर पोर, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होता है इसके पास, हैज न्यूक्लियर पोर, इसमें न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर which helps in helps in trafficking trafficking of materials in and out of cytoplasm and nucleus, न्यूक्लियोप्लाज्म कह लीजिए। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रैफिकिंग होती है, इट इज थ्रू द न्यूक्लियर पोर विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको याद कीजिए, देखिए इस तरह से हमने बताया था, ये है ना, ये ऐसे, ये ऐसे जो है, इसके बाद इसमें ये इस तरह से ऐसे जेनेटिक मटेरियल है, और इसी में क्या पाया जाता है, इसी में ये देखिए, ये जो है ये इस तरह से न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाहर जो होगा ऐसे, सपोज कीजिए सेल के अंदर है, तो बाकी ये सारी चीजें जो यहाँ पे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, इसको हम इस तरह से क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये ऐसे देखिए, ये ऐसे, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, दिस इज न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, और ये क्या है, ये दिस इज न्यूक्लियोलस इसे कहते हैं। और फिर क्या कहेंगे इसको, इसके अंदर देखिए ये जो ऐसे है, ये इस तरह से, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेम्ब्रेन की मटेरियल्स की ट्रैफिकिंग जो है कहाँ से कहाँ होती है। तो अगर मटेरियल्स की ट्रैफिकिंग हम देखेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, और ये यहाँ से अंदर भी इस तरह से चीजें आती हैं। तो ये मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग है, एंड इट अकर्स थ्रू विच, इट अकर्स थ्रू न्यूक्लियर पोर। देखिए ये जो न्यूक्लियर पोर है ना, ये, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर, इसी से मेम्ब्रेन की ट्रैफिक मटेरियल्स की ट्रैफिकिंग होती है। यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको? इज दैट क्लियर? जो है इसके बाद हम लोग आते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसको जरा देख लें।
न्यूक्लियोप्लाज्म, देखिए ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज सेमी ट्रांसपेरेंट, कह लीजिए सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो होगा उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो देखिए, दिस न्यूक्लियोप्लाज्म हैज, नंबर 1 कौन सी चीज होगी? तो आपको बताया था न्यूक्लियोलस होता है, वन इज न्यूक्लियोलस और दूसरा होता है क्रोमैटिन मटेरियल। सिंपली इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। अब हम लोग जरा देखते हैं न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, उसके बारे में देखें जरा। तो देखिए, ये जो न्यूक्लियोलस है, पहले न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोलस, देखिए ये आप देखे होंगे, अभी डायग्राम हमने बताया था, तो ये एक डेंस स्फेरिकल बॉडी है। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक स्फेरिकल बॉडी है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि इट इज क्या होता है, ये डेंस होता है, इट इज डेंस स्फेरिकल बॉडी, ये डेंस स्फेरिकल बॉडी होता है, प्रेजेंट इनसाइड, यहाँ पे होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला जो क्या होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की? तो फोंटाना ने डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियोलस वॉज डिस्कवर्ड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकंड पॉइंट कि न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की और इसका क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखिए, ये जो है न्यूक्लियोलस वॉज डिस्कवर्ड बाई, न्यूक्लियोलस वॉज डिस्कवर्ड बाई फोंटाना। तो ये फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की। और न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस को कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे आरआरएनए सिंथेसाइज होता है। तो न्यूक्लियोलस को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड कहते हैं, इसे कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर क्यों, वाई, तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बिकॉज आरआरएनए इज synthesized बाई, किससे होता है? कौन सिंथेसाइज करेगा? अभी क्या बताया था मैंने, कौन सिंथेसाइज करेगा? सिंथेसाइज्ड बाई न्यूक्लियोलस। ठीक है, और ये जो आरआरएनए क्या होता है? आरआरएनए इज द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स का कंपोनेंट होता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर है बेटा? इज दैट क्लियर टू यू? चलिए, तो ये चीजें तो हो गई, ये न्यूक्लियोलस के बारे में हो गया। अब जो है हम लोग देखते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये क्या होता है, इसका क्या काम है? ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है, ये सेल डिवीजन के टाइम में डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है,
वन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे सेल डिवीजन के बारे में वहां बताएंगे, तो वहां ये चीजें जाननी है कि जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम में ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो डिवाइडिंग सेल में ये स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और हम इसको लिखते चलें कि न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये डिसअपियर कर जाता है, डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, डिसअपियर हो जाते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर। और जब सेल डिवीजन खत्म होता है तो ये क्या कहते हैं, फिर से अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, एंड रीअपियर्स at the end of सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन खत्म हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये फिर से रीअपियर कर जाते हैं। अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में कि क्रोमैटिन क्या होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है वो क्रोमैटिन है। व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन, ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो देख, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन है जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो क्रोमैटिन को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। तो क्रोमैटिन क्या है, व्हाट इज क्रोमैटिन? तो क्रोमैटिन इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ, किन किन चीजों का बना होता है, तो कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इन दोनों चीजों का बना होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, या दूसरे तरह से ये कह सकते हैं कि क्रोमैटिन इज डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, ये डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखिए, इसमें डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल, और हम आपको एक चीज और बता चुके हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली डीएनए होता है। ये हेरिडिटी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। तो जो केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है वो डीएनए की वजह से होती है, और जो फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसकी वजह से होता है, वो क्रोमोसोम की वजह से होता है। तो यही क्रोमैटिन जो है ना, वो जब कंडेंस करते हैं तो क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट आपको बात ये बतानी है कि क्रोमैटिन किस फॉर्म में होता है जब वो सेल डिवाइड कर रहा हो और वो जो सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है। तो देखिए, जब भी सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है तो जो क्रोमैटिन मटेरियल होगा वो एकदम लूज होता है, लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होता है
तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में हमें दिखाई देता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ आप लोगों को जानना, तो ये चीज़ हम यहाँ बता दे रहे हैं। उससे पहले एक चीज़ और हम यहाँ लिख दें कि देखिए ये क्रोमेटिन है, ठीक है, दिस इज क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। यही जो है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है इस तरह से, दिस इज व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है ये। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत? Any confusion at this point? Say yes or no. Okay. Then you take the screenshot of this one. Then you take the screenshot of this one. And moving on to another part. अब दूसरे पार्ट पे हम आते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या था? दूसरा पार्ट आपको मैंने बताया था कि किस तरह कैसे दिखाई देते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि क्रोमेटिन chromatin is present in loose loosely condensed form in resting cell में लूजली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, या नॉन डिवाइडिंग सेल, जो नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं उनमें ये क्या होते हैं, वो जो है लूजली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बट क्या होगा, बट बट chromatin is present in highly condensed form, in highly condensed form, that is in the form of chromosome in dividing cell। तो डिवाइडिंग सेल में किस फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम के फॉर्म में होते हैं। ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन।
देखिए ये क्या है, दिस इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन, और ये है लूज फॉर्म में, ये लूज होते हैं। लूज कह लीजिए या इसी को हम कह ले लेस कंडेंस्ड फॉर्म, लेस कंडेंस्ड, कंडेंस्ड फॉर्म ये होता है। और ये देखिए दिस इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, ये जो होगा दिस इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म। और यही क्या है, यही है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इट इज डिवाइडिंग सेल, दिस इज डिवाइडिंग सेल। और ये जो होगा ये क्या होगा, दिस इज नॉन डिवाइडिंग सेल। इज दैट क्लियर, यहां तक आप लोगों को क्लियर है बातें बेटा? तो देखिए इस तरह से ऊपर के स्ट्रक्चर में आप देखिए जो क्रोमेटिन मटेरियल क्या है वो लूज होता है, लेकिन बाद में जब नीचे आएंगे तो कंडेंस हो जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। और जो कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो इस तरह की चीजें कब दिखाई देगी, एट द टाइम ऑफ डिवीजन। तो ये डिवीजन के टाइम में इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, दिस इज एट द टाइम ऑफ। तो ये क्या होगा, दिस विल बी एट द टाइम ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन के टाइम में इस तरह की चीजें क्या है वो आपको दिखाई देंगी। और रेस्टिंग स्टेज में, नॉर्मल स्टेज में जो ऊपर वाला डायग्राम है वैसा दिखेगा, और बाकी और टाइम में कैसा दिखेगा, नीचे जैसा दिखेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए ये जो क्रोमेटिन है, ठीक है, या ये जो डीएनए है, इसमें डीएनए का क्या रोल होता है जरा उसको देख लें कि डीएनए is present, DNA is present as a part of chromatin chromatin in resting cell। रेस्टिंग सेल में डीएनए क्रोमेटिन का पार्ट होता है, while DNA is found inside chromosome chromosome in dividing cell, डिवाइडिंग सेल। ठीक है, तो देखिए ये जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी
and chromosome is physical basis of heredity. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोग? DNA is the genetic material which transmits characters from parent to offspring. From parent to offspring, or from one generation to another. ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल है जो मैसेज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो क्रोमैटिन है वो क्या काम करता है, ठीक है, उसमें जो डीएनए होगा उसका क्या रोल है, क्रोमोसोम्स का क्या रोल है कि ये फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन केमिकल के लेवल पे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म, इसलिए डीएनए को कहते हैं ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं डीएनए को? डीएनए को कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने का इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लूप्रिंट। तो इसीलिए डीएनए को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। एक चीज और है कि क्रोमेटिन कितने तरह के होते हैं, तो देखिए दो तरह के क्रोमेटिन होते हैं, एक को कहते हैं यूक्रोमेटिन, दूसरे को कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो यूक्रोमेटिन होता है वो क्या होगा, वो लूजली कंडेंस्ड होता है, जैसे अभी हमने बताया था ना ऊपर इसमें, तो लूजली कंडेंस्ड होता है। और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये क्या होता है, ये हाईली कंडेंस्ड पार्ट होता है क्रोमेटिन का।